हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्सशाला। माय नेम इज देवाशीष एंड आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड के बारे में, साउंड वेव के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली आज के टॉपिक में हम साउंड के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पोर्शन को कवर करेंगे। ये फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साउंड वाला पोर्शन। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो साउंड क्या है। बेसिकली जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो जो हम जिसकी वजह से एक एनर्जी की फॉर्म होती है साउंड, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं, है ना। आप किसी फ्रेंड को कुछ बोल रहे हो और फ्रेंड की कुछ आवाज सुन रहे हो, तो वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, आप क्या जो बोल रहे हो वो सुन रहा है, तो वो बेसिकली हम किसके थ्रू सुन पा रहे हैं, साउंड के थ्रू सुन पा रहे हैं। तो क्या एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से कानों में सेंसेशंस होती है, जैसे तो उसे हम साउंड बोल देते हैं। जैसे अब लाइट को डिफाइन करना हो तो छोटी क्लासेस में लाइट को ऐसे ही डिफाइन करते थे कि एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, चारों तरफ की चीजों को देख पाते हैं, उनको हम लाइट एनर्जी बोल देते हैं। तो बेसिकली हम साउंड वेव के बारे में, साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये चीज हो जाएगी फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉज सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अब बात आती है वेव के बारे में कि साउंड वेव क्या है। अब एक चीज देखो कि भाई अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं और तुम कोई बच्चा सामने मेरे से 10 फीट की दूरी पे या 5 फीट की दूरी पे डिस्टेंस पर अगर कोई बच्चा खड़ा हुआ है, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो सुन रहा है, तो मैंने बोला तो इस जगह और उस बच्चे ने सुना उस जगह पर, इसका मतलब साउंड जो है इस जगह से वहां गई होगी। तो वो साउंड यहां से वहां तक कैसे ट्रैवल की होगी, तो साउंड जो एक जगह से दूसरी जगह से ट्रैवल करती है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव के मोशन की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो इसलिए हम साउंड को साउंड वेव भी बोल देते हैं। साउंड की जो वेव होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, साउंड वेव बोल देते हैं। ठीक है ना। अब बेसिकली वेव क्या होती है, अब अगर छोटा सा मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दूं, तो वेव इज अ फॉर्म डिस्टर्बेंस। Wave is a disturbance due to which energy transfer from one point to another point. Wave जो होती है उसकी वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है। ठीक है ना। पार्टिकल के वाइब्रेशंस के थ्रू, मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के थ्रू अगर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाए तो उस मोशन को बोलते हैं या उस तरीके को बोलते हैं वेव। अब साउंड भी एक एनर्जी है, तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में जो तरीका यूज होता है, जो मोशन होता है, जो फॉर्म है, वो हो जाएगी साउंड वेव। ठीक है। अब बेसिकली साउंड वेव की बात करें तो अब जब हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं तो साउंड वेव हमें पता है कि भाई वेव्स जो होती है मोस्टली अगर हम कैटेगराइज करें तो दो टाइप की हो जाती है। ठीक है ना। एक तो हो जाएगी हमारे पास मैकेनिकल वेव और एक हो जाएगी नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है ना। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, और नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडियम है तो भी चलेगा, मीडियम नहीं है तो भी चलेगा। तो बेसिकली आज हम साउंड वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम मैकेनिकल वेव पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसी से रिलेटेड चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो साउंड बेसिकली एक मैकेनिकल जो वेव है वो एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है ना। मतलब इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। मान लो ये रूम है, अगर कोई क्लासरूम है और किसी भी रूम में एयर हटा दी जाए, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए और एक पर्सन को बोला जाए कि आप बोलिए, या उसमें कोई स्पीकर वगैरह चला दिया जाए, तो फिर तो उस जो रूम है उस रूम में कोई साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर पाएगी। या कोई पास में खड़ा हुआ बंदा जो स्पीकर के पास में भी अगर कोई भी अगर पर्सन को खड़ा कर दिया जाए तो भी वो पर्सन जो है उस साउंड को नहीं सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि वेव ट्रैवल ही नहीं कर पा रही। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लो इसमें एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि अगर मून पर स्पीकर दो पर्सन खड़े हैं और वहां पर एक पर्सन कुछ बोलता है तो दूसरा पर्सन उसे डायरेक्टली नहीं सुन सकता, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एनी हाउ अगर हमने खड़ा कर दिया तो वो वहां पर एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते, क्योंकि वहां पर साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है। मैकेनिकल वेव, अब मैकेनिकल वेव तो होगी कि मीडियम के पर्पस के हिसाब से कि मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए। एक और साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हम उसको बोल सकते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव बेसिकली पार्टिकल्स के मोशन, अब मैकेनिकल वेव में पार्टिकल जो है वेव जो ट्रेवल कर रही है, मान लो कि वेव हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो पार्टिकल जो है या तो इस तरह से वाइब्रेट कर सकते हैं, ये तो हो गया वेव का मोशन कि वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। वेव मोशन का मतलब होता है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। तो मान लेते हैं एक वेव जो है ए से बी पॉइंट तक जा रही है, मतलब एनर्जी, साउंड एनर्जी ए से बी तक जा रही है कोई भी वेव। तो अगर जो मीडियम के पार्टिकल हैं
ये वेव के मोशन के अलोंग या तो मोशन कर सकते हैं, या फिर ये वेव के मोशन है उसके परपेंडिकुलर मोशन कर सकते हैं। ये जो मैं डॉट बना रहा हूं ये पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर सकते हैं और ये यहां पर ये इस तरीके से मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पार्टिकल का मोशन वेव के मोशन के अलोंग डायरेक्शन में है तो उसको हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोल देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर परपेंडिकुलर है तो उसको हम बोल देते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ये यहां पर है। तो बेसिकली जो साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है ना, तो यहां पर ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब ट्रैवल कैसे करती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव तो है लेकिन वो कैसे ट्रैवल कर रही है। अब साउंड वेव जो होती है बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव तो है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हमेशा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करेगी। अब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि यहां से कोई पर्सन जो है बोलना शुरू करता है, अगर यहां से एनर्जी का सोर्स है, ये साउंड सोर्स मान लेते हैं हम। ठीक है, यहां पर ये साउंड सोर्स हमारे पास कोई स्पीकर वगैरह कुछ रखा हुआ है। अब यहां पर और एक कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर स्पीकर बज रहा है और इस पर्सन तक आवाज आ रही है, इसका मतलब दोनों के बीच में मीडियम है। अब साउंड वेव यहां से यहां कैसे पहुंच रही है? वेव के थ्रू पहुंच रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो कैसे हो रहा है? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके तरीके से बताता हूं। मान लो इसके बीच में इस तरह से कुछ कई सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यहां पर ये कई सारे इसके आसपास इस तरह से कई सारे पार्टिकल्स में बना देता हूं। अब क्या होता है, जैसे ही स्पीकर से आवाज आना शुरू होती है, साउंड आना शुरू होती है, तो यहां पर इस स्पीकर के पास वाले जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करना शुरू करता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, इस तरीके से भी। अब मैं ये मान रहा हूं अभी कि भाई इधर जा रही है ना, यहां पर सुनना है तो इस तरह से वाइब्रेट हो रही है। तो जैसे ये पार्टिकल वाइब्रेट होता है मतलब ये आके इस पार्टिकल से टकराता है, फिर ये पार्टिकल इस पार्टिकल से टकराता है। तो जैसे ही यहां पर ये पार्टिकल आगे दो तीन पार्टिकल से टकराता है, तो जब ये इसके क्लोज आते हैं तो ये पार्टिकल यहां पर इस छोटे से पोर्शन में, स्पेस में पार्टिकल्स का नंबर बढ़ जाते हैं, बाकी जगह तो वही रहेगा जितना भी है। तो देखो पहले इस जगह पर पार्टिकल्स के नंबर कम थे, अब यहां पर पार्टिकल्स के नंबर ज्यादा हो गए। तो अगर इस तरीके से फिर क्या होगा, ये पार्टिकल जब ये वाला पार्टिकल इन दोनों पार्टिकल से आके टकराया, टकराने के बाद ये पार्टिकल आगे जाएगा और ये वाला पार्टिकल है वापस पीछे चला जाएगा। तो यहां से ये पार्टिकल अब आगे, ये वाला पार्टिकल आगे जाके टकराएगा, इस तरफ जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। तो यहां पर ये पार्टिकल इधर और ये वाला पार्टिकल इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहां पर बेसिकली हुआ क्या, ये पार्टिकल इधर आया, अब ये इससे टकराया, उसके बाद जैसे ही टकराएगा कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, ये पार्टिकल वापस इस पार्टिकल से टकराएगा, आगे अलग पार्टिकल से टकराएगा, तो यहां पर फिर ये इससे टकरा जाएगा। तो अब होता क्या है कि जैसे ही ये वाला तो इधर गया और ये वाला इधर गया, तो ये पार्टिकल इस तरफ आ गया और यहां पर एक खाली जगह बन गई। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर मोशन चलता रहता। अब होता क्या, देखो यहां पर हुआ क्या, एनर्जी थी, साउंड एनर्जी की वजह से यहां पर ये पार्टिकल मूव हुआ, मतलब पार्टिकल के पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल अगले इसके आगे वाले पार्टिकल से टकराते हैं, तो कोलिजन जो होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है और इसके साथ वो कोलिजन करता रहता है। अब कंटिन्यूअसली वो कोलिजन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो पार्टिकल एक यहां पर टकराया तो ये कुछ इस पर्टिकुलर जगह पर तीन पार्टिकल इकट्ठा हो गए, फिर ये आगे जाएंगे, फिर ये यहां पर कुछ पार्टिकल इकट्ठा हो गए, तो ये धीरे धीरे इस तरीके से पोर्शन आगे चलता रहता है। तो जहां पर तो ये जो इस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, यहां पर भी फिर ये आगे बढ़ता रहेगा, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, मतलब जहां पार्टिकल्स के नंबर ज्यादा हो जाते हैं मोशन की वजह से, पार्टिकल के मोशन की वजह से, जहां पर जिस भी जगह पर पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा हो जाता है उस स्पेस को हम बोलते हैं, या उस जगह को, उस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। अब आपने देखा भी होगा कि जैसे ये पार्टिकल आगे गया, ये वाला इधर गया, ये इधर गया, तो एक खाली जगह बन गई, तो इसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन।
ठीक है। तो रेयरफेक्शन, तो जो साउंड वेव ट्रैवल करती है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती है। कंप्रेशन का मतलब जहां पर जो है डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, डेंसिटी हाई होगी, ठीक है, प्रेशर भी हाई होगा, हाई प्रेशर, और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में गैप ही कम है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और रेयरफेक्शन में क्या होता है, खाली जगह जो होती है, तो वहां पर डेंसिटी जो होगी और प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैक्स होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर चले गए। तो यहां पर जो साउंड वेव ट्रैवल करती है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफेक्शन क्या होता है, वो रीजन स्पेस में वो रीजन जब साउंड ट्रैवल करती है, साउंड वेव के ट्रैवलिंग के स्पेस में वो रीजन जहां पर डेंसिटी और प्रेशर ज्यादा होता है उसको कंप्रेशन बोलते हैं, बाकी को और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो, ठीक है। रेयरफेक्शन जहां डेंसिटी प्रेशर तो मिनिमम और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम हो। अब बात करते हैं कि साउंड वेव को रिप्रेजेंट जब हम वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें हम शो करते हैं। देखिए, किसी भी वेव को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर जो साउंड वेव होगी, साउंड वेव में इस तरह से जब हम बताते हैं तो ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, ये ऊपर जो मैक्सिमास होंगे वो कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और जो नीचे वाले मिनिमा वाले पॉइंट्स जो होंगे ये रेयरफेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कंप्रेशन हो जाएगा, ये एक रेयरफेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर अब एक पूरे ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है वो टी होता है, जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल देंगे, टी जो है उसको हम बोल देते हैं टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड में साउंड वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम उसकी वेवलेंथ बोल देते हैं। ठीक है। इसके बाद एक वेव को, तो अब इसके बाद अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड की अपोजिट होगी। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड की अपोजिट होती है यहां पर। और ये जो बेसिकली कितना हाइट पर गया, कितना यहां पर गया, ये मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है ये इसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब बात जो आती है यहां पर कि देखिए, यहां पर जब साउंड वेव ट्रैवल कर रही है तो तीन जो क्वांटिटीज है वो वेरी कर रही है, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर एंड डेंसिटी। डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम है तो प्रेशर मिनिमम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दूर, पार्टिकल दूर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, और पार्टिकल दूर चल गए तो वो एक दूसरे पे प्रेशर नहीं लगा पाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम। प्रेशर मिनिमम तो डेंसिटी भी मिनिमम, क्योंकि दूर गए तो उस स्पेस पर कम नंबर हुए पार्टिकल्स के, ठीक है। तो यहां पर साउंड वेव की साउंड जो होती है, साउंड वेव को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि साउंड जब ट्रैवल करते हैं उस टाइम पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन क्या होगी, और जब उनके पार्टिकल्स के बीच में जो प्रेशर चेंज हो रहा है उसकी क्या इक्वेशन होगी। तो मैं दोनों इक्वेशन एक बार लिख देता हूं। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोल सकते हो या डिस्प्लेसमेंट वेव बोल सकते हो, तो वो हम लिखते हैं y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम प्रेशर वेव की बात करें, प्रेशर चेंज बेसिकली हम लेते हैं कि प्रेशर में कितना चेंज आया, तो डेल्टा p इक्वल्स टू डेल्टा p नॉट कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स। अब ये किस तरीके से आता है ये जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि ये इस तरह से आएगा। यहां पर जो डेल्टा p नॉट है वो होता है बी ए और के, ठीक है। अब बी ए के यहां पर क्या है, बी है बल्क मॉड्यूलस, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। के यहां पर हमारा वेव नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, और ए जो है ये बेसिकली हमारे पास है वेव का एम्पलीट्यूड। अब यहां पर ये एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वाला एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज की, किसी भी क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड। अगर मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं बोल रहा हूं प्रेशर का एम्पलीट्यूड मतलब प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू। अब यहां पर आपको देख रहा होगा, सीधे से पता चल रहा है कि एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में,
और प्रेशर भी, तो प्रेशर भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही चेंज होगा। अब यहाँ पर एक साइन है और एक कोसाइन का मतलब इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस आने वाला है वो फेज डिफरेंस कितना आता है, 90 डिग्री फेज। किसके बीच में, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट वेव, साउंड की ही प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 का फेज डिफरेंस होता है। 90 फेज डिफरेंस होने का मतलब क्या होता है, अगर प्रेशर मैक्सिमम है, अगर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है ना, तो उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम है तो प्रेशर मिनिमम होगा। तो ये होता है 90 का फेज डिफरेंस। अगर 180 फेज डिफरेंस होता है उसका मतलब हो जाता है कि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव में मैक्सिमम है तो दूसरी वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो 90 जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, और 180 जस्ट अपोजिट, और 90 का मतलब होता है कि एक वैल्यू 0 है तो दूसरी मैक्सिमम है। इस तरह से आप समझ लेना। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस ये यहाँ पर हमें पता। कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, सोनिक, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। सोनिक का मतलब अगर साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी f यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 से 20 किलोहर्ट्ज के बीच में है तो उसको हम सोनिक वेव बोलते हैं। मतलब नॉर्मली जो हम बातचीत करते हैं, नॉर्मली हम जो बातचीत गाने वाने सुनते हैं, वो सारी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 से 20 किलोहर्ट्ज के बीच में होती है। इंफ्रासोनिक का मतलब अगर 20 हर्ट्ज से भी कम की साउंड हो तो उसको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं। इंफ्रा का मतलब होता है कम, अल्ट्रा का मतलब होता है हाई। तो अल्ट्रासोनिक का मतलब हो जाता है अगर फ्रीक्वेंसी किसी भी साउंड वेव की 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा हो तो उसको अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना अल्ट्रासाउंड, जब आप मेडिकल वगैरह पे या कोई भी हम मेडिकल की जांच वगैरह करवाने जाते हैं तो वहां पर होता है अल्ट्रासोनिक करना है या अल्ट्रासाउंड करना है, तो वो बेसिकली वहां पर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स ही यूज की जाती है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। अब तुम्हें ये भी लग रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो साउंड भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। साउंड कम करके फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो साउंड भी बहुत ज्यादा होगी। साउंड को मतलब एम्पलीट्यूड को कम किया जा सकता है, लेकिन हाँ ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। बहुत ज्यादा हम सिर्फ मेडिकल वगैरह में ही इसको ज्यादातर यूज करते हैं, या जेट वगैरह जो होते हैं, एरोप्लेन वगैरह, उनकी इतनी आवाज होती है। तो ये टाइप्स ऑफ वेव थी। अब हम बात करते हैं साउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में कि भाई साउंड, एक साउंड को दूसरी साउंड से डिफरेंशिएट करना हो, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको कुछ अलग सुनाई देगा, यही वर्ड अगर कोई और बोलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई किसी और ने बोला है। हम जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं एक साउंड को दूसरी साउंड से, वो कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही कर पाते हैं। तो उन्हीं की बात करते हैं। फिर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड की अगर हम बात करें यार तो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज इसमें इंक्लूड हम करेंगे, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी। अब देखो यहाँ पर मान लो 2 साउंड दी हुई है, तो लाउडनेस का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो लाउडनेस जो होती है, लाउडनेस या सॉफ्टनेस जो होती है किसी भी साउंड की, वो एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है। सब्जेक्टिव क्वांटिटी का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। लाउडनेस से बेसिकली मतलब है कि आप कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि कितनी पावर से आप बोल रहे हो, कितनी साउंड, एक तरह से आप बोल सकते हो कि साउंड का एम्पलीट्यूड कितना है ना। साउंड का जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउड होगी। लेकिन बेसिकली लाउडनेस जो होती है वो सब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है। तो जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, सपोज मैं अभी जो बोल रहा हूं, जिस साउंड में, जिस वॉल्यूम पे अभी मैं बोल रहा हूं, ये साउंड हो सकता है किसी को लाउड लगे और किसी को नॉर्मल लगे, है ना। जैसे आप, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में जब भी कोई टीवी का प्रोग्राम चलता है तो हम मान लो कि बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, नॉर्मली हम ज्यादातर कुछ लोग जो होते हैं वो हाई वॉल्यूम पे टीवी या म्यूजिक वगैरह सुन रहे होते हैं। तो हमें तो मान लो मैं सुन रहा हूँ, मुझे नॉर्मल लग रहा है, लेकिन मेरे घर वाले आए, उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा तेज टीवी, लेकिन मुझे नॉर्मल लग रहा है। अब साउंड तो इस स्पीकर से, उस म्यूजिक का साउंड तो उस म्यूजिक सिस्टम से सेम ही निकल कर आ रहा है। मान लो कि उस म्यूजिक सिस्टम से जो साउंड एनर्जी आ रही है वो सपोज 20 जूल आ रही है। अब वो 20 जूल एनर्जी मुझे तो नॉर्मल लग रही है, लेकिन मेरे घर वालों को वो ज्यादा लग रही है। या किसी को, मान लो कोई बहरा है तो उसको कम लग रही होगी और कम लग रही होगी। तो इसका मतलब साउंड की जो लाउडनेस है वो एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है। वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए वो ज्यादा हो सकती है, किसी के लिए वो कम हो सकती है। तो हम लाउडनेस को मेजर नहीं कर सकते। हम किस चीज को मेजर कर सकते हैं, हम इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम से जो साउंड सोर्स है, उस साउंड सोर्स से पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट
एरिया से कितनी एनर्जी, साउंड एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम इंटेंसिटी बोलेंगे। इसके बारे में मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। नेक्स्ट आती है पिच। अब पिच की अगर मैं बात करूं तो पिच बेसिकली होती है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसको हाई पिच साउंड बोलेंगे। तो एक तो हो सकता है हाई पिच साउंड और एक हो सकता है लो पिच साउंड। लो पिच साउंड, हाई पिच साउंड जो होती है वो पतली आवाज होती है, जो जैसे मॉस्किटो की आवाज हो गई, गर्ल्स की जो आवाज होगी, वॉइस जो होगी, वो श्रिंक, जो एकदम श्रिंक साउंड जो होती है ना, पतली आवाज जो होती है, वो होती है हाई पिच साउंड। और जो लो पिच साउंड होती है, जो भारी आवाज होती है, जिसमें बेस ज्यादा होता है, जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज, वो किस टाइप की होगी? लो पिच साउंड होगी। लायन की आवाज, टाइगर की आवाज की जो वॉइस होती है वो लो पिच साउंड होती है, ठीक। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होती है और यहाँ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज्यादा होती है। बात आती है अब एम्पलीट्यूड। अब देखो, इसको ऐसे बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, मान लो कि हाई पिच मतलब ये इस तरीके से, और लो पिच मतलब ये। अब देखो यहाँ पर कम नंबर में, कम टाइम में ज्यादा साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये हाई पिच हो जाएगी, ये लो पिच हो जाएगी, ठीक है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, अब साउंड की क्वालिटी से क्या मतलब है? साउंड की क्वालिटी मतलब साउंड की वेव फॉर्म कैसी है। जितनी ज्यादा वेव फॉर्म अच्छी होगी उतनी ही अब हमको अच्छी साउंड लगेगी। अब जैसे मान लो एक गाना मैं गाऊं और सेम गाना अगर सोनू निगम गाए, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा मुझे टमाटर मारने का मन करेगा, क्योंकि मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैंने उसी गाने को गाया है जिस गाने को सोनू निगम ने गाया है। सेम वॉल्यूम रखा हुआ है, सेम पिच रखी हुई, लेकिन फिर भी तुम्हें सोनू निगम की आवाज ऑब्वियस सी बात है ज्यादा अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो जो साउंड वेव निकाल रहा है उसकी वेव फॉर्म ज्यादा अच्छी है। तो बेसिकली अगर कोई साउंड वेव ऐसी है, ये मैं जो गा रहा हूं उसकी साउंड वेव है, और जो ये सोनू निगम जो गा रहा है बढ़िया बिना टूटी फूटी, सपोज ये उसकी साउंड वेव है, तो जो जितनी ज्यादा स्मूथ साउंड वेव फॉर्म होगी उसकी क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी, और ये दूसरी साउंड वेव होगी। तो क्वालिटी से डिपेंड करती है वेव फॉर्म पर। अब बात आती है इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी बेसिकली कहीं पर भी आ जाए, एनर्जी की पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया में जो एनर्जी निकल रही होती है, पास हो रही होती है, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। तो आइए फिर इस इंटेंसिटी को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी साउंड सोर्स है, साउंड सोर्स से जो साउंड यानी कि जो एनर्जी निकल रही है, तो पर यूनिट टाइम में और पर यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी निकल रही है उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। अब इंटेंसिटी जरूरी नहीं सिर्फ साउंड सोर्स की या साउंड एनर्जी की हो, ये लाइट एनर्जी की भी हो सकती है, किसी भी एनर्जी की हो सकती है। इंटेंसिटी का बेसिकली इतना सा मतलब है, मान लीजिए ये छोटा एक कोई यूनिट एरिया है, इधर से कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है, इधर से कुछ एनर्जी आ रही है, ये एरिया ए है और पर्टिकुलर, तो इस एरिया से कुछ एनर्जी पास होती है कुछ पर्टिकुलर टाइम में, तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी पास होगी उसको हम इंटेंसिटी बोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये ध्यान रखना काफी जगह पर काम आ जाता है। यूनिट की बात करें तो वॉट पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, या जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड भी बोल सकते हो, क्योंकि जूल पर सेकंड को वॉट लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये चीज हमने लिख दी है। अब बात करूं मैं आगे इस जगह पर, तो अब देखो यहाँ पर इंटेंसिटी, तो बेसिकली इंटेंसिटी है, तो अब इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपको पावर दे दी जाए और डिवाइडेड बाय एरिया बोल दिया जाए, तो भी कर सकते हैं। अब सपोज हमारे पास कोई साउंड सोर्स है, ये कोई सोर्स है साउंड का, इस साउंड का सोर्स जो है दिया हुआ है इससे किसी ए पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर है, ठीक है, यहां पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो और एक पर्सन जो है वो इस जगह पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों पर्सन जो है अलग अलग डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं, तो स्पीकर से जो दूर खड़ा है उसको अलग साउंड सुनाई देगी, मतलब उसको थोड़ा सा इंटेंसिटी अलग सुनाई देगी और इसको इंटेंसिटी अलग सुनाई देगी। पावर में चेंज नहीं होगा, इंटेंसिटी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे स्पीकर से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमें आवाज कम सुनाई देगी। तो बेसिकली यहां पर होगा क्या, इंटेंसिटी में वेरिएशन आ जाएगा। तो बेसिकली इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करती है। किसी भी साउंड सोर्स, जब भी हम साउंड सोर्स से दूर जाते हैं तो दूर जाने पे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर है। तो यहां पर हमें एक चीज पता चली कि इंटेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के।
आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर डिस्टेंस है, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, इंटेंसिटी जो होगी वो लिखेंगे हम पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको तुम ऐसे समझ लो कि मान लो कि एक स्फेयर है, एक बड़ा सा स्फेयर है, उस स्फेयर के सेंटर पर मैंने एक सोर्स रख दिया है, छोटा सा स्पीकर रख दिया, राउंड स्पीकर एक रख दिया है, स्फेरिकल टाइप का स्पीकर रख दिया है। तो उससे जो साउंड वेव जाएगी वो उसकी जो स्फेयर की बड़ा स्फेयर है उसकी सरफेस पर जाएगी, ठीक है ना। तो जितनी भी एनर्जी है और इस बड़े स्फेयर के सरफेस पर अगर एक बंदा खड़ा हुआ है तो उसे वो साउंड सुनाई देगी। तो कितनी इंटेंसिटी, अब तुम खुद सोचो, उस सोर्स से, ये जो सोर्स है, तुम ये से यहां पर ये सोर्स है, इस सोर्स से एनर्जी इधर भी जा रही, 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 तो कुछ अमाउंट ही उसको मिल रहा होगा, है ना। तो यहां पर कितनी इंटेंसिटी मिल रही होगी, तो वो कैसे पता लगाते हैं, पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर करके। पी मतलब पावर उस सोर्स की, और जितने डिस्टेंस पर होगा उतना 4 पाई आर स्क्वायर। ये हम लेते हैं जब 3D हो, मतलब साउंड जो है वो 3D में चल रही है, इधर भी ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जा रही है, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो इसकी जगह हमारे पास ऐसा बोला गया है कि साउंड जो है वो 2D वाला है, फॉर 2D अगर हम बात करें, 2D सोर्स के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, तो वहां इंटेंसिटी जो होगी फिर वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यहाँ आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी और यहाँ पर आर की। ज्यादातर ये वाले केस ही होते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो होता है साउंड हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब आपने एक चीज देखा होगा कि ज्यादातर जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो डेसिबल में दी जाती है। एक और यूनिट होती है डेसिबल। आपने देखा होगा कि 120 डेसिबल से ज्यादा जो होती है वो खतरनाक होती है, 80 डेसिबल से ज्यादा साउंड नहीं होनी चाहिए, या 60 डेसिबल से ज्यादा साउंड नहीं हो, ऐसे कुछ आपने कई जगह डेटा देखे होंगे। तो वो उसका मतलब क्या होता है, अब ऐसे निकालते हैं, देखते हैं उसको। बहुत आसान सा है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, देखते हैं, फिर उसके न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंटेंसिटी को डेसिबल में रिप्रेजेंट करना हो, मान लो हमें कोई इंटेंसिटी दी हुई है, मुझे कोई इंटेंसिटी दी हुई है, मुझे उसको डेसिबल में कैलकुलेट करना है कि वो डेसिबल में उसको क्या बोलेंगे। इंटेंसिटी मान लो कि मुझे दे दी कि 10⁻⁻² वॉट पर मीटर स्क्वायर, मैं उसको डेसिबल में क्या बोलूंगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, IdB का मतलब डेसिबल में इंटेंसिटी 10 log 10 I डिवाइडेड बाई I0। ये I0 जो है यहाँ पर, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, रेफरेंस वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये एक रेफरेंस वैल्यू के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर डीबी में हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूं, जैसे मान लो हमारे पास I दिया हुआ है 10⁻⁻10 वॉट पर मीटर स्क्वायर, मुझे इसे डीबी में चेंज करना है। तो आई डीबी कैसे हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दूंगा 10 log 10 डिवाइडेड बाय 10⁻12। सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो ये ऊपर जाएगा, लॉग को अगर सॉल्व करते हैं हम तो ये वैल्यू हमारे पास 10⁻2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻12 से +12 हो जाएगा। अब लॉग में क्या होता है कि ये पावर आगे आ जाती है, तो ये बन जाएगा 20 log बेस 10 और ये 10, ये और ये दोनों सेम है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और कितना बच जाएगा 20। तो कितना बन गया 20 dB, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर 10⁻10 वॉट मीटर स्क्वायर की अगर कोई इंटेंसिटी वाली साउंड है तो उसको डीबी में कितनी हो जाएगी, वो 20 dB यहां पर साउंड हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये डीबी में कैसे हम चेंज कर रहे हैं। यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है जिसको भी हमें चेंज करना है। I0 हमें हमेशा यही लेना है, ये वाली वैल्यू लेनी है, और इस जगह पर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पर हमें एक पावर सोर्स दिया हुआ है, उसकी जो पावर है वो 100 वॉट की है। 10 मीटर की डिस्टेंस पर अगर ए पॉइंट है, तो यहां पर अगर किसी पर्सन को खड़ा किया जाए तो उसको कितनी इंटेंसिटी सुनाई देगी। और ये जो पावर सोर्स है 3 डायमेंशनल है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेसिकली P डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो पावर जो होगी यहाँ पर 100 हो जाएगी, वॉट में रखना है ध्यान रखना, और 4 पाई आर की जगह हो जाएगा 10 मीटर का स्क्वायर, तो ये और ये कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 100, ये इससे कैंसिल,
तो 1/4 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी इंटेंसिटी यहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर पावर दी हुई हो और r डिस्टेंस पर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी तो वो भी चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं फिर इसी से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक सोर्स है, उससे 5 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, वहां पर इस इंटेंसिटी आ रही है इस सोर्स की वजह से 10 वोल्ट। तो अगर इस सोर्स से 4 मीटर की डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट बी है तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी। अब देखो यहाँ पर हमें इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन पता है कि क्योंकि यहाँ पर भी जो साउंड आ रही होगी वो इसी की वजह से आ रही होगी और यहाँ पर भी जो साउंड आ रही होगी वो इसी की वजह से निकल कर आ रही होगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो साउंड देखो बेसिकली यहाँ पर मैं लिखूंगा, मुझे एक चीज पता है कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। तो यहाँ पर आई बी डिवाइडेड बाई आई ए, तो मैं क्या लिख सकता हूं आर ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बी का स्क्वायर। आर ए कितना हो जाएगा, आर ए जो होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा और आर बी जो है ये वाला तो कितना हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 16। तो आई बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 16 आई ए। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आई बी की वैल्यू लिखूं तो 25 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10, तो ये 250 डिवाइडेड बाई 16 वॉट ये पावर यहां पर हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से हम ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको मैं सॉल्व करने, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको सॉल्व करने के फटाफट से छोटी सी ट्रिक भी बताता हूं। देखो एक चीज हमें पता है कि भाई अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी कम होगी और डिस्टेंस कम होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो अब बेसिकली यहां पर एक चीज तो हमें ये पता है कि भाई 5 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 16 तो होना ही होना है, यानी कि ये दोनों जो नंबर है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों डिवाइड ही होंगे, मल्टीप्लाई तो कभी हो नहीं सकते, यानी कि या तो 25 बाई 16 होगा या 16 बाई 25 होगा। सिंपल सी बात है एकदम। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि भाई आपको पता है कि भाई आई बी निकालना है और इसके थ्रू निकालना है। तो आई बी जो है वो कम है, मतलब छोटी डिस्टेंस है, छोटी डिस्टेंस है तो इसका मतलब आई बी की वैल्यू आई ए से तो ज्यादा ही होनी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं इसको कि आई बी जो होना चाहिए वो आई ए इंटू, अब इंटू में क्या करना है, या तो आप 25 बाई 4 करोगे, सॉरी 25 बाई 16 करोगे, या तो आप 25 बाई क्या करोगे 16 करोगे या 16 बाई 25 करोगे। अब सिंपल सी बात ये है कि 25 बाई 16 करोगे, आईबी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तो 25 बाई 16 कर दो। ठीक है, या एक और तरीका 25 बाई 16 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है तो आईबी भी बड़ी होनी चाहिए। या एक और तरीका और सिंपल क्या करना है, ये निकालना है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो ये वैल्यू है आई ए उसको इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 16 कर दो, खत्म आंसर आ जाएगा। तो ये 10 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, अगर मान लो इसकी जगह सपोज आर ए जो होता वो होता 10 और आर बी होता 5, तो मैं क्या कर देता, आई बी निकालने के लिए मैं क्या करता, आर ए है ना, आर ए इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, तो ये 4 हो जाता। इस तरह से कर देते। ये निकालना है आई इंटेंसिटी इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर कर दो, आंसर सीधे निकल कर आ जाए। अदरवाइज ये बेसिक तरीका तो हमें पता होना चाहिए। नोट कर लो अगर नोट करना है ये। इंटेंसिटी के अब यहां पर हमने एक चीज तो देख ली थी कि भाई हमें एक चीज पता थी, वेव वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। अब ये एक और रिलेशन में यहां पर आपको बता देता हूं कि इंटेंसिटी जो होती है एक्चुअली हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये रो मतलब है डेंसिटी ऑफ मीडियम, यहां पर मैं अलग से लिख दूंगा, चलो इसको, रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ मीडियम, ए का मतलब है एम्पलीट्यूड, ओमेगा मतलब है 2 पाई एफ या फिर 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और v यहां पर लिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, ये चीज हम यहां पर इसकी बात कर रहे हैं। अब होगा क्या, और इसी तरीके से एक और चीज आ जाती है एनर्जी डेंसिटी।
अब एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को भी हम ये फॉर्म याद रख लो, रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और इनटू वी, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो बेसिकली ये वाली जो टर्म दी हुई है 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको अगर वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटेंसिटी बन जाएगी, और इसको अगर तुमने वी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी। तो इसका मतलब अब एक कई, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंटेंसिटी का कई बार ओमेगा की फॉर्म में भी रिलेशन आ जाता है कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है। दो वेव ऐसी हैं जिसकी, जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है ना, और एक सेम वेव इस तरह की दी हुई है, एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी में छोटा सा चेंज है। अब देखो यहां पर एम्पलीट्यूड तो सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है, तो अगर इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ एम्पलीट्यूड, इसका भी एम्पलीट्यूड एक और यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड एक, तो दोनों की इंटेंसिटी फिर भी डिफरेंट हो जाएगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है 2πf, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर I2 ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, I1 से। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी भी हो सकती है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। मीडियम पर तो डिपेंड करती है, तो लेकिन कई बार ज्यादातर फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेशन आ जाता है, इसलिए मैंने ये बताया आपको, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है या एक साउंड सोर्स है, उसकी इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पर उसकी इंटेंसिटी कितनी है 10 dB। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो साउंड सोर्स है उसकी इंटेंसिटी हम 4 टाइम्स बढ़ा देते हैं। ध्यान से सुनना, इंटेंसिटी को 4 टाइम्स बढ़ा दिया है, तो जब भी हमसे ये बोला जाएगा, है ना, मैं ये बोल देता हूं कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहां पर जब आपसे ये बोला जा रहा है कि 4 टाइम्स बढ़ा दिया, इसका मतलब वो वॉट पर मीटर स्क्वायर वाली यूनिट में बात कर रहा है। 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई, 4 टाइम्स डिक्रीज हो गई, इसका मतलब वो इंटेंसिटी जो है वो वॉट पर मीटर में, मतलब कहने का है कि अगर सपोज 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी है और इसको मैं 4 टाइम्स बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये 40 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो गई है। इसका मतलब आप ये मत समझना कि अगर 10 dB है तो उसको आप सीधा 40 dB कर दोगे, अगर ऐसा हो जाता है तो वो गलत आंसर हो जाएगा। तो अगर ये कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है उसका सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। अब इसको एक्चुअल में करते हैं क्या है, हमें एक सिंपल सी चीज पता है कि मान लेते हैं कि फाइनल जो है वो, मैं एक नॉर्मलाइज फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। मान लो कि फाइनल इंटेंसिटी है I2 और इनिशियल इंटेंसिटी थी I1 और ये n टाइम्स बढ़ गई है, n टाइम्स बढ़ गई, एंड कुछ भी हो सकता है 3 4 5 6 टाइम्स इस तरीके से। तो अब क्या करो, दोनों साइड आप लॉग लगा दो इस तरह से, 10I2 log 10I1 प्लस log 10n। जब भी हम लॉग लेते हैं तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो लॉग लेने के बाद प्लस में आ जाता है। अब इसके बाद दोनों साइड आप क्या करो, यहाँ 10 10 लगा दो, log 10I2 इक्वल्स टू 10 log 10I1 प्लस 10 log 10n। तो बेसिकली ये फाइनल इंटेंसिटी आ जाएगी डीबी में, ये इनिशियल इंटेंसिटी आ जाएगी डीबी में, और ये जो जितने टाइम्स बढ़ रहा है वो। अब जैसे इस क्वेश्चन से मैं अगर सॉल्यूशन लिखूं इसका, तो क्या करना है, यहां पर फाइनल इंटेंसिटी जो आने वाली है I2 वो डीबी में आएगी, सही। इसके बाद अगर मैं ये I1 इंटेंसिटी, ये आपको ऑलरेडी डीबी में दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस, अब लिखना है आपको log 10, n का मतलब जितने टाइम्स बढ़ रही है। अगर आप ये बोला जाए कि अगर 4 टाइम्स बढ़ रही है तो यहां पर 4 कर दो, और अगर आपसे बोला जाए कि 4 टाइम्स डिक्रीज हो रही है, अगर आपसे बोला जाए 4 टाइम्स डिक्रीज हो रही है, तो आप क्या करो, इस प्लस की जगह माइनस ले आओ। माइनस कैसे आएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज में क्या होता है 1/4 आ जाएगा, तो log 1/4 को मैं 4 इनवर्स लिख सकता हूं। अगर मान लो मुझे ये लिखना पड़ जाए तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log 4 इनवर्स, तो ये 1 माइनस log 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर होगी, अगर डिक्रीज हो जाए ना तो यहां माइनस लगा देना, तो यहां पर जो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 10 प्लस 10 log 4। अब इसको अगर मैं थोड़ा सोल्व करता हूं ऊपर ले जाके,
ऊपर यहाँ पर शायद आपको नीचे दिखेगा नहीं, इसको मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ और ऊपर इस जगह पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा 10 प्लस 10 log 10, 4 को मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 2, और ये बन जाएगा 10 प्लस 10 log, आगे 20 ऊपर आ जाएगा और ये log 10 2। log 10 2 की जो वैल्यू होती है 0.3 समथिंग होती है, तो ये वैल्यू जो बनेगी आएगी 10 प्लस 20.3, तो 10 प्लस 6 तो यानी कि 16 dB इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है ना, जब ऑब्जेक्टिव करते टाइम पे इसको पूरा प्रोसीजर नहीं करना है। या एक और चीज मैं बताता हूं, आप क्या करो, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए ना, तो आपको सिंपली ये करना है, आपको ये देखना है कितना बड़ा कितना इंक्रीज हुआ। जैसे मान लो इसने बोला है 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो आप क्या करो, log 10 4 और 10 ये निकालो, ये नंबर निकालो, ये नंबर निकालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2 log 10 2, और ये वैल्यू जो यहाँ पर बनेगी ये बनेगी 2 इंटू 0.30 और ये 6 बन जाएगी, है ना। अब अगर 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो 10, 4 टाइम्स अगर इंक्रीज हुआ है तो लिख दो 10 प्लस 6, और 4 टाइम्स डिक्रीज हुआ है तो 10 माइनस 6, मतलब डीबी में है ये। बात समझ में आ रही है? अगर डिक्रीज बोला है तो माइनस कर दो, यानी कि जो नंबर जिसके हिसाब से दिया हुआ है उसका ये वाला नंबर निकाल लो और डिवाइडेड या तो माइनस कर दो या प्लस कर दो। डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीज चेक कर सकते हैं।